हेलो एवरीवन। बेटा आज हम करेंगे 10th क्लास का थर्ड चैप्टर चल रहा है हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स। आज हम इसका लेक्चर 4 करेंगे और इसमें आज हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स में मेटल्स के एक्सट्रैक्शन को लेकर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर इम्प्योर फॉर्म टू प्योर फॉर्म। जो मेटल्स होते हैं नेचर के अंदर वो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, तो उनको कैसे प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ये बातें आज हम सीखेंगे। इम्प्योर फॉर्म जैसे एग्जाम्पल हम बात करें आयरन है, तो आयरन को जब हम मार्केट से परचेज करके लाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंगल गार्टर्स या किसी और फॉर्म के अंदर, तो एट दैट टाइम आयरन इज फाउंड इन प्योर स्टेट, बट इट इज नॉट फाउंड इन प्योर स्टेट इन नेचर। लेकिन मेटल्स जो होते हैं, कोई मेटल नेचर के अंदर और प्योर स्टेट में नहीं होते, तो नेचर में कैसे उसको इम्प्योर फॉर्म से प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज अवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन और लर्निंग। तो आज हम इसके बारे में करने वाले हैं, मेटल्स को उसके इम्प्योर फॉर्म से प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने की सारी प्रोसेस, जितने भी स्टेप इसके अंदर आते हैं, दे ऑल आर नोन एज मेटलर्जी। सो मेटलर्जी क्या है? इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन इम्प्योर मेटल टू प्योर फॉर्म। इम्प्योर मेटल को प्योर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने की जो पूरी प्रोसेस होती है किसी मेटल की, इसे हम बोलते हैं मेटलर्जी के नाम से। तो हम समझने की कोशिश करते हैं, शुरू से बेसिक से शुरू करते हैं, नेचर से स्टार्ट करते हैं, मेटल्स के एग्जिस्टेंस को लेकर के वहां से शुरुआत करते हैं। जो मेटल होते हैं नेचर के अंदर वो प्योर फॉर्म के अंदर नहीं पाए जाते। मेटल जो होते हैं नेचर के अंदर वो किसी ना किसी प्रकार की इम्प्योरिटीज के साथ में जुड़े होते हैं। बात आ रही है मेटल्स को नेचर के अंदर मिलने को लेकर के, कि मेटल जो है वो नेचर पाए जाते हैं। और नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर के अर्थ क्रस्ट वाला जो पोर्शन होता है उसके अंदर अर्थ क्रस्ट, नेचर में अर्थ क्रस्ट यानी कि मिट्टी का जो ऊपरी हिस्सा होता है, हालांकि नीचे की तरफ भी होते हैं मेटल, लेकिन मेनली जो ऊपर तक का हिस्सा होता है उसे हम अर्थ क्रस्ट के नाम से बोलते हैं। ये जो अर्थ क्रस्ट है, इस अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑल टाइप ऑफ मेटल्स आर फाउंड। जो ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स नहीं है, जो आर्टिफिशियल मेटल्स नहीं है, नेचुरल जो मेटल्स हैं, दे ऑल आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। सब के सब अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। सो अर्थ क्रस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मिट्टी के हिस्से को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यानी कि अर्थ क्रस्ट इज व्हाट? ये क्या हो गया? सॉइल हो गया। अगर सॉइल की बात शुरू हो जाती है तो सॉइल के अंदर हमारे को कई प्रकार की इम्प्योरिटीज मिलेंगी, कई प्रकार की चीजें मिलेंगी, उसमें लिविंग भी मिलती है, नॉन लिविंग भी चीजें मिलती हैं। ऐसा नहीं होता है कि सॉइल के अंदर सिर्फ हमारे को प्योर फॉर्म के अंदर मेटल गिरा हुआ मिल जाए। तो मेटल जो होता है नेचर के अंदर वो किस में पाया जा रहा है? इन सॉइल, मिट्टी के अंदर पाया जाता है। तो मिट्टी क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ मेनी इम्प्योरिटीज। बहुत सारी इम्प्योरिटीज का सॉइल क्या है? एक मिक्सचर है, और ये सारे मिक्सचर किसके साथ मिल रहे हैं? मेटल के साथ मिल रहे हैं। तो मेटल जो है नेचर के अंदर, जो मेटल है नेचर के अंदर, इट इज फाउंड अलोंग विद इम्प्योरिटीज। जो गंदगियां होती हैं उनके साथ में मेटल पाया जाता है। जो फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लें कि जैसे हमने आयरन को ले लिया, या जैसे एग्जाम्पल हमने कॉपर को ले लिया, या एल्यूमिनियम को ले लिया, किसी भी मेटल को हम ले सकते हैं। दे ऑल आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, सब मिट्टी के अंदर ही पाए जाते हैं। तो मिट्टी के अंदर क्या है? बहुत सारी गंदगियां होती हैं, उन्हीं गंदगियों को हम क्या कह रहे हैं? इम्प्योरिटीज के नाम से कह रहे हैं। जब हम मेटल एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो इम्प्योरिटीज को हम एक और वर्ड गैंग के नाम से बोलते हैं, GANGUE। Impurities are better known as gang when we are discussing the topic of metallurgy। मेटल के साथ मिलने वाली इम्प्योरिटीज को गैंग के नाम से बोला जाता है। तो जो मेटल है जैसे आयरन हो गया, या कॉपर हो गया, या एल्यूमिनियम हो गया, कोई और मेटल हो गया, इट विल बी फाउंड एसोसिएटेड विद इम्प्योरिटीज। इसके अंदर मिट्टी में क्या मिलेंगी? इम्प्योरिटीज इसके अंदर मिलेंगी। तो वो जो इम्प्योरिटीज इसके अंदर मिल रही है, जो गैंग पार्टिकल्स इसके अंदर मिल रहे हैं, हाउ दे आर सेपरेटेड, उनको कैसे अलग करते हैं, तो यही एक टॉपिक रहेगा हमारा। तो पहले हम बात करते हैं मेटल के साथ। सपोज ये M से हमने मेटल दिखा दिया, कोई मेटल,
और इसके साथ में क्या मिल रही है, इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज को हमने दिखाया आई सिंबल से। जो इम्प्योरिटीज हैं दे आर ऑफ टू टाइप, दो प्रकार की इम्प्योरिटीज होती हैं जो मेटल के साथ नेचर में मिट्टी के अंदर पाई जाती हैं। दे आर नोन एज फिजिकल इम्प्योरिटी। फिजिकल इम्प्योरिटी होती है, फिजिकल इम्प्योरिटी बहुत इजी होती है, जैसे कंकर पत्थर हो गया, घास फूस हो गए, पेड़ पत्तियां हो गई। इस तरह की जो इम्प्योरिटी है जो फिजिकल फॉर्म में है, जो केमिकल कंपोजिशन में नहीं होती हैं और जिनको आसानी से बाय फिजिकल मेथड लाइक हैंड पिकिंग हो गया, इनसे हम इनको अलग कर लेते हैं, इनको बोलते हैं फिजिकल इम्प्योरिटी। सेकंड कौन सी है, केमिकल इम्प्योरिटी। केमिकल इम्प्योरिटी यानी कि दूसरी जो इम्प्योरिटी है वो केमिकल फॉर्मूलों के रूप में मिलेगी, हमारे केमिकल फॉर्म के अंदर मिलेगी। जो केमिकल इम्प्योरिटीज हैं दे आर इन टर्न ऑफ टू टाइप। केमिकल इम्प्योरिटी भी दो प्रकार की होती है, कंबाइंड इम्प्योरिटी एंड एसोसिएटेड इम्प्योरिटी। कंबाइंड केमिकल इम्प्योरिटी और दूसरी कौन सी होगी, एसोसिएटेड केमिकल इम्प्योरिटी। ये दो प्रकार की इम्प्योरिटीज होगी। कौन सी, केमिकल इम्प्योरिटीज भी दो प्रकार में कन्वर्ट होगी, दो अलग अलग टाइप बनेंगे, कंबाइंड केमिकल इम्प्योरिटी और एसोसिएटेड केमिकल इम्प्योरिटी। तो पहले हम बात करते हैं एसोसिएटेड केमिकल इम्प्योरिटी को लेकर के। ये जो मेटल एम है, एम के रूप में हम मान लेते हैं यहाँ पर कि मेटल के साथ में जो एग्जाम्पल कंसिडर किया वो हो गया आयरन। आयरन मेटल है, आयरन मेटल को हमें एक्सट्रैक्ट करना, आयरन मेटल को हमें नेचर से निकालना है। तो मेटल जहां आयरन मिलता है ऐसा नहीं होता कि उस जगह के ऊपर सिर्फ आयरन ही मिलेगा, उसके साथ वो हो सकता है कॉपर भी उस मिट्टी के अंदर पाया जाता हो, जिंक भी पाया जाता हो, एल्यूमिनियम भी पाया जाता हो। और इसके अलावा सिलिका इम्प्योरिटी तो ऐसी है विच इज यूनिवर्सली फाउंड विद ऑल टाइप ऑफ मेटल्स। और भी हो सकता है कि उसके अंदर कोई और इम्प्योरिटीज भी हो लाइक सिलिका। तो जो मेटल के साथ जुड़ी नहीं है, विच आर नॉट बॉन्डेड विद मेटल, मेटल के साथ जो इम्प्योरिटी जुड़ी नहीं है लेकिन आर एसोसिएटेड उसके साथ पाए जाते हैं। जुड़े होने का मतलब ये हो गया कि ये कोई मेटल हो गया, उसके साथ में मान लो कार्बन इम्प्योरिटी मेटल के साथ बॉन्ड बना ली, या ये मेटल हो गया इसके साथ ऑक्सीजन है वो बॉन्ड बना गया, या ये मेटल है इसके साथ सल्फर आकर के जुड़ गया, बॉन्ड बना गया। तो जो चीजें, जो इम्प्योरिटीज मेटल के अंदर चली जाती हैं, मेटल से रिएक्शन कर जाती हैं और रिएक्शन करके उसी के अंदर समा जाती हैं, उनको हम बोलते हैं कंबाइंड केमिकल इम्प्योरिटी। कंबाइंड मतलब वो बॉन्ड बना चुकी है, वो उसका एक पार्ट एंड पार्शियल हिस्सा बन चुकी है, उसके एक अभिन्न अंग बन चुकी है, उसके अंदर तक जा चुकी है। ये होती है केमिकली कंबाइंड इम्प्योरिटीज। और जो उसके साथ पाई जाती है, मेटल के साथ में पाई जाती हैं लेकिन वो मेटल से जुड़ी नहीं, मेटल के अंदर तक नहीं पहुंच पाई हैं, दे आर नोन एज एसोसिएटेड इम्प्योरिटीज। आयरन जहां मिल रहा है उसके साथ में जिंक का मिलना, कॉपर का मिलना, एल्यूमिनियम का मिलना या सिलिका का मिलना, SiO2 का मिलना, दे आर एसोसिएटेड केमिकल इम्प्योरिटीज। केमिकल कंपोजिशन के, क्योंकि उनके अपने फॉर्मूले होते हैं लेकिन वो उसके मेटल के साथ जुड़ी नहीं है, उसके साथ पाए जाते हैं। एज एन एग्जाम्पल, मान लीजिए बहुत सारी भेड़ है और भेड़ों के बीच में एक बकरी हो, तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो क्या होगी, भेड़े होगी और उसमें बकरी किसका काम कर रही है, इसके अंदर एक मेटल का काम, तो उसके साथ में जरूर, लेकिन दे आर नॉट एसोसिएटेड विद इट। तो एसोसिएटेड इम्प्योरिटीज हैं वो क्या होगी कि मेटल के साथ में, जैसे जो केमिकल कंपाउंड हो गया, कार्बन हो गया या ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, कई बार इनके अंदर मेटल के साथ कार्बोनेट भी जुड़े होते हैं CO3 करके, कई बार मेटल के साथ में हाइड्रोक्साइड भी जुड़े होते हैं इम्प्योरिटीज के फॉर्म में, सल्फेट भी हो सकते हैं मेटल के साथ में लाइक दैट। तो ये मेटल जो होता है वो प्योर फॉर्म में होते हुए भी क्या है, इम्प्योरिटीज के साथ जुड़ने के बाद में इसका प्योर फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है और वो एक इम्प्योर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बनता है केमिकली कंबाइंड इम्प्योरिटीज। ये हो गया, ये है फिजिकल केमिकल एसोसिएटेड इम्प्योरिटीज। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस सेपरेशन। आज हम बात करेंगे कि सेपरेशन। तो सबसे आसान होगा फिजिकल इम्प्योरिटीज को हटाना और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एसोसिएटेड केमिकल इम्प्योरिटीज को हटाना, और सबसे मुश्किल काम जो होगा वो होगा केमिकली कंबाइंड इम्प्योरिटीज को मेटल से रिमूव करना। तो जो पॉइंट हम यहाँ सीखने वाले हैं इसके अंदर, आज के टॉपिक के अंदर, वो यही होगा
कि हाउ टू रिमूव दीज टू टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद मेटल। फिजिकल इम्प्योरिटीज इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आती है वो किसको लेकर के आती है, केमिकल इम्प्योरिटीज को लेकर के आती है। अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मेटल इन नेचर। ये तो हमने समझ लिया है कि मेटल जो होता है वो नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है, किस प्रकार की उसके साथ इम्प्योरिटीज होती है, उन बातों। अब हम बात करते हैं कि मेटल जो होता है वो नेचर के अंदर कहाँ और किस फॉर्म के अंदर पाया जाता है। मेटल जो होता है नेचर के अंदर लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। आयरन है Fe, ये हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड के अंदर पाया जाता है। और इसके अलावा जिंक है, इट इज फाउंड इन आईज ऑफ सर्टेन एनिमल्स, आईज ऑफ सम एनिमल्स। कुछ जानवरों की आंखों में जिंक जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा जो सी होते हैं, समुद्र होते हैं, उसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे इंपॉर्टेंट मेटल्स भी पाए जाते हैं। अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर मोस्ट अबंडेंट जो मेटल होता है दैट इज एल्यूमिनियम। मोस्ट अबंडेंट यानी कि सबसे अधिक अमाउंट के अंदर जो मेटल मिट्टी में पाया जाता है वो हो गया एल्यूमिनियम, मोस्ट अबंडेंट। उसके बाद में आयरन है, फिर जिंक है, ये एलिमेंट है जो एल्यूमिनियम के बाद इनका नंबर आता है। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट के अंदर, तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन आर द टू मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल्स। ये दो वो नॉन मेटल हैं जो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं सबसे अधिक अमाउंट के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। सो इन वेरियस फॉर्म्स नॉन मेटल होते हुए ये अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे अधिक अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं, सबसे अधिक अमाउंट में मिलते हैं। तो ये इनके एग्जिस्टेंस को लेकर के बात। अब जो मेटल है, नेचुरली मेटल जिस फॉर्म में पाया जाता है दैट इज नोन एज मिनरल। मिनरल मेटल के नेचुरल फॉर्म में मिलने का तरीका होता है, नेचुरल फॉर्म ऑफ मेटल। मेटल जिस रूप में नेचर के अंदर पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं मिनरल। मिनरल की पहचान ये होती है कि उसके अंदर जो मेटल होगा विल बी इन स्मॉल अमाउंट्स, मेटल इसके अंदर कम अमाउंट के अंदर होता है, और इम्प्योरिटीज जो होती है इसके अंदर, जो इम्प्योरिटीज होती है दे आर इन एक्सेस। जैसे आयरन कहीं से निकालना हो या एल्यूमिनियम को कहीं से निकालना हो, इनकी जो साइट होती है जिनको हम माइंस के नाम से बोलते हैं, जहाँ इनकी खान होती है, वहां पर ऐसा नहीं होता कि जहाँ आयरन की खान है, लोहे की खान है या एल्यूमिनियम की जो खान है, जो माइंस इनकी, तो उनके अंदर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर हमारे को ये मिलेगा। पर उसमें क्या होगा, आयरन मिलेगा लेकिन साथ में उसमें मिट्टी वाली इम्प्योरिटीज या फिजिकल इम्प्योरिटीज या केमिकल इम्प्योरिटीज में बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलती है। तो जो नेचुरल फॉर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, अर्थ क्रस्ट में जब मेटल जब पाया जा रहा है उसमें क्या होता है, मेटल तो मिलेगा कम अमाउंट, उसे मिट्टी जैसी इम्प्योरिटीज क्या होंगी बहुत ज्यादा होगी और मेटल उसमें कम होगा। तो इम्प्योरिटीज उसमें क्या है एक्सेस में, और मेटल क्या है उसमें कम अमाउंट में। तो ऐसा फॉर्म जो होता है मेटल को, उसे हम क्या बोलेंगे, मिनरल के नाम से बोलेंगे। मिनरल को फिर हम ऐसे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं कि पॉइंट उल्टे हो जाते हैं, यानी कि मेटल जो होता है, मेटल जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सेस फॉर्म के अंदर हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज होंगी यानी कि जो गैंग पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्मॉल अमाउंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, थोड़ी अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तब इस फॉर्म को हम बोलते हैं ओर। अब मेटल को निकालने की अगर हम बात करें तो मेटल को इन दो फॉर्म में से, मिनरल और ओर के किस रूप में से निकालना आसान होगा, तो नेचुरल सी बात है, और से मेटल को निकालना आसान होगा क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज कम होंगे और मेटल ज्यादा अमाउंट के अंदर आ गया। तो ये है पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड, तो मिनरल क्या है, नेचुरल फॉर्म है, मेटल के मिलने का एक नेचुरल रूप है, प्राकृतिक रूप है, जिसमें मेटल मिलने की शुरुआत होती है। उसकी पहचान ये मिलेगी उसमें मेटल कम होगा और इम्प्योरिटीज गैंग पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। और वहीं उसका जो एडवांस्ड फॉर्म बन जाता है वो है और के अंदर ये बातें उल्टी हो जाती है, उसमें मेटल एक्सेस में आ जाता है और इम्प्योरिटीज कम हो जाती है। इम्प्योरिटीज आर देयर, इम्प्योरिटीज हैं, ऐसे नहीं खत्म। इम्प्योरिटीज जो
प्यूरिफिकेशन का काम करेंगे तब हमारे पास लास्ट टॉपिक के अंदर मेटल के प्योर होने की प्रोसेस आती है, फोर्थ स्टेप के अंदर आती है। तो मेटल्स को निकालना किससे आसान होगा, और से निकालना। तो और की डेफिनेशन होती है फॉर्म ऑफ मेटल फ्रॉम विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज इकोनॉमिकली कन्वीनियंट और कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल। मेटल का ऐसा रूप जिसमें से मेटल को निकालना बहुत ही आसान हो और उससे इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलते हो, उसको हम बोलते हैं ओर के नाम से। हियर वी हैव लिस्ट ऑफ सर्टेन ओर्स ऑफ सम डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स। अलग अलग मेटल्स को यहाँ कवर किया, 10 मेटल्स को लिए, और उन 10 मेटल्स के और को यहाँ बताया गया कि जैसे एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं। फर्स्ट और इज ऑफ एल्यूमिनियम। फर्स्ट और एल्यूमिनियम की है, उस एल्यूमिनियम की इस और का नाम है बॉक्साइट एंड द फॉर्मूला इज Al2O3.2H2O। सेकंड जो और है दैट इज ऑफ कैल्शियम एंड इज नोन एज डोलोमाइट। सेकंड कैल्शियम की और डोलोमाइट है और इसका फॉर्मूला हो गया CaCO3.MgCO3। इसमें दोनों एलिमेंट आ गए, कैल्शियम भी और मैग्नीशियम भी है, और कैल्शियम की और का नाम क्या हुआ, डोलोमाइट। थर्ड इज कॉपर। थर्ड कॉपर की ओर है, इस कॉपर की ओर का नाम होता है मेलाचाइट एंड द फॉर्मूला इज CuOH2CuCO3। कॉपर की और का नाम है मेलाचाइट और उसका फॉर्मूला है CuOH2 एंड CuCO3। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट फिफ्थ इज फोर्थ और इज ऑफ लेड एंड इट इज नोन एज गैलेना। दैट मींस और का नाम हो गया गैलेना, फॉर्मूला हो गया PbS। फिफ्थ इज आयरन और, आयरन के और का नाम है हेमेटाइट एंड द फॉर्मूला इज Fe2O3। जो Fe2O3 इसके ब्रैकेट में हमने 3 लगा रखा बिकॉज 3 जो है वो आयरन की उस ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखा रहा है जो इस कंपाउंड में बन रही है। तो Fe2O3 के अंदर यानी कि हेमेटाइट के अंदर आयरन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है, इसलिए ब्रैकेट में हमने रोमन फॉर्म में 3 लिखा है। जिन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं 2 एंड 3। तो इस कंपाउंड में हेमेटाइट में आयरन का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट यूज हुआ है, इसलिए हमने उसको ब्रैकेट में मेंशन किया है कि आयरन यहाँ 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। नेक्स्ट इज सिल्वर का और नोन एज आर्जेंटाइट। सिल्वर के और का नाम हो गया आर्जेंटाइट एंड द फॉर्मूला फॉर आर्जेंटाइट इज Ag2S। सिल्वर आर्जेंटाइट Ag2S, केमिकल नेम बन जाएगा Ag सिल्वर S सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड इसका आयरन ऑक्साइड हो गया, इसका लेड सल्फाइड हो गया, बाकी के नाम हो ही गए। नेक्स्ट सेवंथ इज ऑफ सोडियम। सेवंथ सोडियम की ओर है, इस सोडियम की ओर का नाम है रॉक साल्ट यानी कि पत्थरों के रूप में, पहाड़ों के रूप में ये पाया जाता है सोडियम। वैसे तो ओशंस में पाया जाता है, जो NaCl है वो ओशन से भी डिराइव किया जाता है, लेकिन इसका जो और है वो है रॉक साल्ट। ओशन अलग हो गया, ये इसका और की बात है। तो रॉक साल्ट सोडियम का और हुआ, फॉर्मूला हो गया NaCl। नेक्स्ट इज टिन। टिन की जो और है इसका नाम है कैसेटराइट एंड द फॉर्मूला इज SnO2। SnO2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 4। आयरन टिन की भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और +4, तो यहाँ +4 के अंदर कंपाउंड को या इस और को बनाने का काम कर रहा है। नेक्स्ट इज जिंक और नोन एज जिंक ब्लेंड ZnS इसका फॉर्मूला है एंड लास्ट इज द और ऑफ मर्करी। मर्करी की ओर है नोन एज सिनाबार और फॉर्मूला हो गया इसका HgS। तो ये हुई हमारी ओर्स अलोंग विद देयर फॉर्मूला एंड द नेम ऑफ ओर्स। और के केमिकल नेम थे, उनके कॉमन नेम थे और उनके फॉर्मूले हमने किए। These ores are very important from exam point of view. Certain questions are asked, नाम दे दिया जैसे कैसेटराइट है, वो पूछा जाए आपसे कि कैसेटराइट किसका और उसका फॉर्मूला क्या। तो कैसेटराइट किसका और है, टिन का और है, इसका फॉर्मूला होता है SnO2। ऐसे सिनाबार पूछ लेते हैं, सिनाबार और हुआ मरकरी का, इसका फॉर्मूला हो गया HgS। आर्जेंटाइट पूछ लिया जाए तो किसका और है, सिल्वर का, फॉर्मूला है Ag2S एंड सो ऑन। तो ये बात होगी और मिनरल्स को लेकर। अब हम शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ कंसंट्रेटिंग एन ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मिनरल जो वर्ड था वो हो चुका है। मिनरल का एडवांस्ड फॉर्म, मिनरल से अगला जो स्टेप बनता है मेटल का, वो होता है और की पहचान क्या बताई थी
कि इसके अंदर जो मेटल होगा वो मिलेगा हमारे को एक्सेस के अंदर, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो क्या मिलेंगी, वो मिलेंगी हमारे को स्मॉल अमाउंट, यानी कि इम्प्योरिटीज आ गई। अब हम इन और भी जो इम्प्योरिटीज इसके साथ में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज थी, दो प्रकार की इम्प्योरिटीज, फिजिकल इम्प्योरिटी है और केमिकल इम्प्योरिटीज। केमिकल इम्प्योरिटीज दो टाइप की थी, केमिकली कंबाइंड इम्प्योरिटी और एसोसिएटेड इम्प्योरिटी। तो ये सारी इम्प्योरिटीज टोटल हम बात करें तो एक ये इम्प्योरिटी होगी, सेकंड ये होगी, थर्ड ये होगी। तो इम्प्योरिटीज की जब बात आती है तो ये सारी इम्प्योरिटीज के बारे में ही बात होगी। तो मेटल जो है, जैसे एग्जांपल आप ले लें, मान लो जिंक की बात करें, जिंक मेटल और उसका ओर है, तो जिंक मेटल के ओर को जब बोला जाता है तो उसके अंदर जो जिंक मेटल का ओर आया था वो क्या था, ZnS, क्या नाम था, जिंक ब्लेंड। ये जिंक ब्लेंड इसका ओर। तो जो जिंक ब्लेंड इसका ओर बना है यहाँ पर, इसके अंदर क्या है कि केमिकली कंबाइंड इम्प्योरिटी, केमिकली जिंक के साथ में बॉन्ड बना के जो इम्प्योरिटी जुड़ी है वो कौन सी है, सल्फर की। तो ये क्या होगी इसकी केमिकल कंबाइंड इम्प्योरिटी। लेकिन क्योंकि हम मिनरल की बात कर रहे हैं तो जहाँ जिंक मिलेगा ऐसा तो है नहीं कि वहां पर सिर्फ जिंक या यही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हमारे को, उसमें सिलिका इम्प्योरिटीज मिलेंगी, आयरन के पार्टिकल्स भी मिल सकते हैं, कॉपर के मिल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एसोसिएटेड केमिकल इम्प्योरिटी। और उसमें मिट्टी का मिलना, कंकड़ पत्थरों का मिलना, या उसके अंदर घास फूस का मिलना, लकड़ी तिनकों का मिलना, वो क्या हो जाएगी इसकी फिजिकल इम्प्योरिटीज। सो हाउ टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज, हम कैसे हटाएंगे इनको, हम कैसे मेटल से अलग करने का काम करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर और ड्रेसिंग ऑफ, ड्रेसिंग ऑफ ओर, इस नाम से बोलते हैं इसी पॉइंट को, और इसी को हम बोलते हैं बेनिफिकेशन के नाम से, बेनिफिकेशन ऑफ ओर। तो ये तीन नाम हो गए। ओर को कंसंट्रेट करने का, कंसंट्रेट का मीनिंग क्या है, उसकी इंप्योरिटीज को कम करते जा रहे हैं और मेटल को बढ़ाते जा रहे हैं उसके अंदर, तो ये होता है कंसंट्रेशन। तो ड्रेसिंग ऑफ ओर बोल देते हैं, ड्रेस कर रहे हैं मतलब इंप्योरिटीज हटा रहे हैं, उसको ज्यादा अमाउंट में पॉलिश कर रहे हैं। बेनिफिकेशन भी इसी का ही तीसरा नाम हो गया। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो है, इसके कितने स्टेप हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे हम मेटल से ओर को एडवांस और एडवांस फॉर्म के अंदर लेके जा सकते हैं, यानी कि इंप्योरिटीज को लगातार कम करते चले। तो शुरुआत होती है बाय पल्वराइजेशन, शुरुआत होती है बाय द प्रोसेस ऑफ पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन क्या होता है, एज वी नो दैट कि जो मेटल होता है वो किसके फॉर्म में पाया जाता है, ओर के फॉर्म में, और जो भी ओर है वो कहाँ पाई जाती है, मिट्टी के अंदर, यानी कि अर्थ क्रस्ट के अंदर पाई जाती है। और अर्थ क्रस्ट के अंदर ये सब चीजें, अर्थ क्रस्ट मिट्टी को जब खोदा जाएगा तब निकाला, जब मिट्टी को खोदा जाता है तो मिट्टी पाउडर फॉर्म में तो टूटती नहीं है, वो लम्प्स के फॉर्म में टूटती है। सो इट इज डिग्ड इन द फॉर्म ऑफ बिग लम्प्स। तो मेटल की शुरुआत मिट्टी से हो रही है, तो मिट्टी को जब तोड़ा जाता है तो मिट्टी बड़े बड़े टुकड़ों में टूटती है, इनको हम बोलते हैं बिग लम्प्स के नाम से। उनको फिर स्टंप मिल या स्टंप बॉल की सहायता से, स्टंप मिल या स्टंप बॉल की सहायता से तोड़ा जाता है। बड़े बड़े रोलर से होते हैं, इनसे नीचे की तरफ स्टंप को लंप बॉल्स को रख करके इनके ऊपर उनको चोट की जाती है, जिससे ये टूट जाते हैं और छोटे छोटे पाउडर फॉर्म के अंदर बदलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अभी जो छोटे इनके जो रूप बन जाते हैं, इनको फिर और पाउडर फॉर्म में बदला जाता है, देन दे आर कन्वर्टेड टू पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म के अंदर इनको कन्वर्ट किया जाता है। तो पाउडर फॉर्म में जब इनको कन्वर्ट करें, दिस प्रोसेस इज नोन एज पल्वराइजेशन। इनको पीसना, पाउडर फॉर्म के अंदर लेना, ताकि मेटल को अब उनमें कहीं किसी मिट्टी के पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ तो उससे अलग हो जाए और अब निकालना आसान हो जाए। तो ये हो गया पल्वराइजेशन, ये हो गया फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर। फर्स्ट स्टेप के बाद में अब इसमें से इंप्योरिटीज को निकालने का काम शुरू होता है। इंप्योरिटीज को निकालने का जो काम है वो है हैंड पिकिंग का। तो हमने और को क्या कर दिया, पाउडर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया, पाउडर फॉर्म के अंदर लिया। अब उसमें मिलने वाली जो इंप्योरिटीज हैं, फिजिकल इंप्योरिटीज हैं, उनको हम हैंड पिकिंग वाले तरीके से अलग करेंगे। फिजिकल इंप्योरिटीज, फिजिकल गैंग पार्टिकल, पत्थर वगैरह, उनको हाथों से अलग करने का काम करेंगे। ये हो गया फिजिकल प्रोसेस के अंदर हैंड पिकिंग का काम।
नेक्स्ट इज ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन और इसी का नाम होता है लेविगेशन। ग्रेविटी सेपरेशन का नाम होता है लेविगेशन। ये जो प्रोसेस है ग्रेविटी सेपरेशन या लेविगेशन की जो प्रोसेस है, इट इज यूज्ड फॉर द मेटल्स। ग्रेविटी सेपरेशन या लेविगेशन की प्रोसेस उन मेटल्स के लिए यूज की जाती है जिनकी इम्प्योरिटीज हल्की होती हैं, लाइटर होती हैं और मेटल हैवी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आयरन, टिन, गोल्ड, सिल्वर। आयरन, टिन, गोल्ड, सिल्वर, वो मेटल जो हैवी हों, जो हैवी हों। और इम्प्योरिटीज उनमें कैसी हो? इम्प्योरिटीज कैसी उनमें? लाइटर हो, हल्की हो। तो ये तरीका उनके लिए लगाया जाता है। होता क्या इस तरीके के अंदर? इसके अंदर जो पाउडर ओर होता है, इन मेटल्स का जो पाउडर ओर होता है, इट इज टेकन ऑन ए स्लोप। इसे एक स्लोप के ऊपर रखा जाता है, लाइक दिस। ये स्लोप हो गया, इसके ऊपर रखा जाता है। ऊपर से इन पाउडर ओर को नीचे की तरफ में डाला जाता है। ऊपर से नीचे की तरफ में पाउडर ओर को डाला जाता है और नीचे से एक वाटर करंट, ये है वाटर करंट। वाटर करंट का मतलब होगा पानी को तेजी से ऊपर की तरफ प्रेशराइज किया जाता है। ये वाटर करंट है ऊपर की तरफ। तो जब ये वाटर करंट ऊपर की तरफ आती है, जो हल्की इंप्योरिटीज होगी वो वाटर प्रेशर के कारण इसमें से बाहर की तरफ आ जाएंगे और जो हैवी पार्टिकल्स होंगे यानी कि मेटल जो होंगे वो नीचे की तरफ में इकट्ठे हो जाएंगे, नीचे की तरफ में उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। ये होता है ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन का। ग्रेविटी वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि इसके अंदर हमने वेट वाले पॉइंट को यूज किया। जिन चीजों में वजन ज्यादा होगा वो वाटर प्रेशर से बाहर की तरफ रहेंगे, वो नीचे की तरफ में रिश्ती भी चली जाएगी और एक चैम्बर के अंदर नीचे कंटेनर में उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इम्प्योरिटी जो है उस वाटर प्रेशर के साथ, वाटर करंट के साथ बाहर की तरफ निकल आती है, अलग हो जाती है। तो ये हो गया सेकेंड मेथड ऑफ कंसंट्रेटिंग द ओर। थर्ड मेथड अब करते हैं ऑफ कंसंट्रेटिंग द ओर इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। जो फ्रोथ फ्लोटेशन की प्रोसेस है ये उन मेटल्स के लिए की जाती है जिनके अंदर जो मेटल होता है वो सल्फाइड इंप्योरिटी के साथ में जुड़ा हुआ है। सल्फाइड इंप्योरिटी, सल्फाइड वाली इंप्योरिटी के साथ जुड़ा, उनके लिए लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने किया था ZnS, PbS या कॉपर पायराइड्स होते हैं CuFeS2। तो इनमें आप देखो किसी के अंदर भी सल्फर इंप्योरिटी है। इस एग्जांपल में देखो सल्फर इंप्योरिटी है, इसमें देखो सल्फर इंप्योरिटी। तो फ्रोथ फ्लोटेशन की जो प्रोसेस है उन मेटल्स के लिए की जाती है जिनके साथ केमिकल इंप्योरिटी के फॉर्म के अंदर सल्फर जुड़ा हुआ हो, सल्फाइड जुड़ा हो, उनके लिए ये मेथड यूज किया जाता है। व्हाट इज डन इन दिस मेथड? इस मेथड में क्या किया जाता है? जो इम्प्योरिटीज होती हैं या जो ओर होता है, जो सल्फाइड ओर होता है इन मेटल्स का, फॉर एग्जांपल हम जिंक की बात करते हैं, इस जिंक ओर की हम बात करते हैं, तो जिंक ओर जो होगा उसके अंदर ऐसा तो होगा नहीं कि ZnS की अकेली चीज मिलेगी, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी मिलेंगी, फिजिकल भी है, केमिकल भी। तो क्या होता है, जो मेटल सल्फाइड फॉर्म में होते हैं या जिनकी इम्प्योरिटी सल्फाइड फॉर्म में होती है, दे आर फर्स्ट, ये जो ओर होती हैं, दे आर फर्स्ट ट्रीटेड विद सुटेबल टाइप ऑफ ऑयल। सुटेबल ऑयल, सुटेबल टाइप ऑफ ऑयल यानी कि ऐसा नहीं किसी भी ऑयल को लेकर के सल्फाइड ओर्स के अंदर डालें, इनके नेचर को ध्यान में रखते हुए इनमें वो ऑयल यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल कॉमनली यूज जो ऑयल होते हैं सल्फाइड ऑयल के लिए, दे आर पाइन ऑयल, या तो ये पाइन ऑयल होते हैं या यूकेलिप्टस ऑयल होते हैं, या यूकेलिप्टस ऑयल का यूज किया जाता है। अब इन ऑयल की खास बात ये होती है कि ये जो ऑयल है ये सिर्फ सल्फर के साथ ही जुड़ते हैं, यानी कि जहां सल्फाइड इंप्योरिटीज है यानी कि जहां पर सल्फर है ये उसके साथ जाकर जुड़ेंगे, और जो इस मेटल के साथ मिलने वाली अदर इंप्योरिटीज हैं ये ऑयल उनके साथ कंबाइन नहीं करेंगे। तो क्या होगा इसके अंदर, ये ऑयल जाकर के मेटल के साथ जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास ये जो एक पार्टिकल है ये हो गया ZnS, जिंक सल्फाइड का पार्टिकल हो गया। ऑयल जो हम मिला रहे हैं वो क्या करेंगे, इसके चारों तरफ में एक लेयर बना लेंगे, इट विल फॉर्म ए
लेयर ओवर, ये एक लेयर बन गई। तो बाहर की तरफ में किसकी लेयर होगी, इसके ऑयल की लेयर होगी। अंदर की तरफ में क्या हो गया, मेटल विद सल्फाइड फॉर्म, और इसके साथ में क्या है, बहुत सारी इंप्योरिटीज आते हैं। तो जो इंप्योरिटीज है यहाँ पर, ये क्या है, इम्प्योरिटी। जो इम्प्योरिटीज है दे विल नॉट कंबाइन दिस ऑयल, वो इस ऑयल के साथ नहीं जुड़ेगी, सिर्फ मेटल सल्फाइड फॉर्म वाला इस ऑयल के साथ जुड़ेगी। अब इस पूरे के पूरे ओर को एक टैंक के अंदर डाल दिया जाता है, कंटेनिंग वाटर, वाटर वाले टैंक में डाल देते हैं पूरे ऑयल ट्रीटेड ओर को, ऑयल लगे हुए ऑयल और इसमें डाल देते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो सल्फाइड इंप्योरिटीज वाली चीजें जिनसे तेल जुड़ गया था, तेल के जुड़ने के कारण से ऑयल कैसा होता है, लाइटर होता है, किससे, वाटर से। तो वो पार्टिकल्स को क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट फ्लोटिंग ओवर द सरफेस, वो ऊपर की तरफ में आ जाएंगे। और जो इंप्योरिटीज थी जो ऑयल से नहीं जुड़ी थी, पानी डालने के ऊपर वो पानी से जुड़ जाएंगी, और पानी जुड़ने पर क्या हो जाएगा, दे विल बिकम हैवी, वो भारी हो जाएगी, उनमें वेट आ जाएगा, और वो क्या करेंगे, नीचे की तरफ बैठना शुरू कर देंगे, दे विल स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग। तो इंप्योरिटीज जो है वो नीचे की तरफ में बैठ गई, और जो मेटल सल्फाइड फॉर्म में था वो ऊपर की तरफ इन दी फॉर्म ऑफ फ्रोथ, फ्रोथ के फॉर्म में या बबल्स के रूप में ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाता है। कई बार इस प्रोसेस को लार्ज स्केल पे करवाते हैं, तो उस दौरान में क्या होता है, कुछ सल्फाइड पार्टिकल्स भी इन इंप्योरिटीज के साथ नीचे दब जाते हैं। उनको ऊपर उठाने के लिए इसमें से एयर पाइप्स की सहायता से, एयर पाइप्स को हम ट्यूबवेल्स के नाम से बोलते हैं, दे आर नोन एज ट्यूबवेल्स। तो ट्यूबवेल्स ये एयर पाइप है, इसमें से एयर प्रेशर की जाती है, हवा को इसके अंदर बहुत तेजी के साथ डाला जाता है प्रेशर से। तो जो सल्फाइड पार्टिकल जिनसे ऑयल जुड़ा, जो नीचे दब गए थे, अब वो इससे हवा से अलग हो जाएंगे, एंड दे विल राइज अबाउट इन दी फॉर्म ऑफ फ्रोथ, वो झाग के, फ्रोथ का मतलब होता है झाग। तो लेदर के फॉर्म में या फ्रोथ के फॉर्म में, झाग के रूप में वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, ऊपर की तरफ में आ जाएंगे, फ्लोट यानी कि तैर रहे, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो ऊपर की तरफ में कौन आ गए, सल्फर वाली जो चीजें, जैसे ZnS जिनमें सल्फर जुड़ा, तो जिंक सल्फर के साथ ऊपर की तरफ में, इंप्योरिटीज में नीचे रह जाएंगे। देन दीज फ्रोथ आर स्किम्ड ऑफ, इसको हम बोलते हैं हटाने को स्किम्ड ऑफ, स्किम्ड ऑफ यानी कि हटा लेना, एंड देन ड्राइड, इनको झागों को अलग से चैम्बर में ले जाकर के इनको सुखा दिया जाता है। तो इनकी जो इंप्योरिटीज होती है वो वेपराइज हो जाती है, और नीचे की तरफ में मेटल विद सल्फाइड फॉर्म नीचे बच जाता है। तो मेटल के साथ अब क्या बच गया, एक केमिकल कंबाइंड इंप्योरिटी है, जिसे हम अगला जो स्टेप आएगा, फोर्थ जो स्टेप आएगा, उसके अंदर अलग करने का काम करेंगे। अब टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, कंसंट्रेशन का, प्यूरिफिकेशन के 4 टॉपिक है। तो ये जो 4 टॉपिक मैं बताऊंगा आपको, वो कंसंट्रेशन का है, और जो इनको अलग करने की हम बात करें, इसको प्योर फॉर्म में यानी सल्फर का अलग करने को, प्योर करने की जो प्रोसेस होती है उसका 4th स्टेप होता है, प्यूरिफिकेशन वाला 4th स्टेप होता है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं वो क्या है, 4th स्टेप ऑफ कंसंट्रेशन, एंड द 4th स्टेप ऑफ कंसंट्रेशन इज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन उन एलिमेंट्स के लिए यूज होता है विच हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, लाइक आयरन है, क्रोमियम है, दे हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में चुंबक वाले गुण होते हैं। तो इनके लिए मेथड यूज किया जाता है। इस मेथड में क्या होता है, देयर आर 2 रोलर्स टेकन, इसमें 2 रोलर लिए जाते हैं। एक जो रोलर होता है इट इज मेड अप ऑफ मैग्नेट, और एक जो रोलर होता है वो वुडन रोलर होता है। ये वुडन रोलर को हमने W से लिखा है, और मैग्नेटिक रोलर को हमने M से रिप्रेजेंट किया। ऊपर की तरफ से इनकी एक बेल्ट बांध दी जाती है पूरे को कवर करने के लिए, इस तरह से। जो मैग्नेटिक रोलर होता है, मैग्नेटिक रोलर के और जो वुडन रोलर है, दे आर कवर्ड बाय बेल्ट, इनके ऊपर एक बेल्ट को लगा दिया है। यहां इसके ऊपर लगाया जाता है होपर फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ और, जो पाउडर्ड और होती है इनकी, उस पाउडर्ड और को होपर की हेल्प से इस बेल्ट के ऊपर डाला जाता है। इस बेल्ट को फिर रोटेट किया जाता है, बेल्ट इसके ऊपर घूमते रहते दोनों रोलर्स के ऊपर। तो जो और होती है मूव्स अलोंग विद बेल्ट, बेल्ट के साथ आगे चलती है। तो जो इसमें आयरन पार्टिकल हैं या क्रोमियम के जो पार्टिकल हैं, बिकॉज ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जैसे ही वो इस मैग्नेटिक रोलर पे आएंगे, दे विल बी अट्रैक्टेड,
वो क्या होंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, दे विल बी स्टिक ओवर, उसके साथ चिपक जाएंगे। तो जैसे अभी ये बेल्ट नीचे की तरफ में आएगी तो इम्प्योरिटीज जो है दे डू नॉट हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो जैसे रोलर या बेल्ट नीचे की तरफ गिरेगी तो इम्प्योरिटीज दे विल फॉल फर्स्ट, इम्प्योरिटीज पहले अलग हो जाएंगी। और जो मैग्नेटिक चीजें थी, जिन्हें मैग्नेटिक गुण था, जैसे आयरन है या क्रोमियम है, वो आगे की तरफ आएंगे, वो तब अलग होंगे जब ये बेल्ट इस मैग्नेट से अलग होगी, तो उनके बीच का जो बॉन्ड था वो टूट जाएगा और दे विल बी कलेक्टेड इन डिफरेंट कंटेनर, उनको अलग भी कर। तो ये हो गया हमारे पास मेटल, और ये क्या होगा इसमें इम्प्योरिटीज। सो दीज वर द 4 मेथड्स फॉर कंसंट्रेटिंग ऑफ और को कंसंट्रेट करने का तरीका था, यानी कि उनसे इम्प्योरिटीज जो है उनको हम कैसे अलग करेंगे और मेटल को विद सम इम्प्योरिटीज, बहुत कम इम्प्योरिटीज के साथ कैसे अलग करें।